बास जगहों पे जो टीम स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। तो हमें गैप एनालिसिस करना है कि हमें किस स्किल सेट का रिसोर्स चाहिए। उन्होंने कहा जी मैथ स्पेशलिस्ट, उन्होंने कहा मुझे पाइथागोरस थ्योरम आता है। मेरा अगला क्वेश्चन क्या था, मैंने इमीडिएटली पूछा आप भी टीचर हैं और आप एक टेलर मास्टर हायर कर रहे हैं, तो आप उसको चीज़ें देके कह सकते हैं यार ये ज़रा सीख के तो दिखाओ ये किस तरह का है। तो स्किल बच्चे आर्टिफिशियल तो होती नहीं है। वंस यू एक्वायर इट कीप प्रैक्टिसिंग एंड इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। और जब आप ये पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती है ना, तो देन नथिंग स्टॉप्स यू। वी हैव अ डाइवर्स एक्सपीरियंस विद अस राइट नाउ। हमारे पास एक अच्छा मज़े का एक डाइवर्स एक्सपीरियंस इकट्ठा हुआ है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम आप सबको जो है इस गपशप में, इस गुफ्तगू में इन्वॉल्व कर सकें। कितने लोगों को जो है वो टॉपिक के बारे में आइडिया है? जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या चीज़ है? टैलेंट एक्विजिशन वर्सेस रिक्रूटमेंट। आप सब ने साइन अप किया था। थोड़ा सा आपके दिन में कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे साथ शेयर करेंगे ताकि हम उसके ऊपर जो है उसको बिल्ड करें। या अगर आप कहते हैं तो इफ़ यू वांट मी टू स्टार्ट तो मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर देता हूँ। For me, is like when we are hiring people, Yep. so we should see the talent and skills, not only the degree and knowledge. This is what I got from the top. We have That's to learn it from here. yes, that is one aspect only. बट बाकी रेंज इतनी वाइड है कि हम आज 1-1.5 घंटे के अंदर शायद इसको कवर ना कर सकें। बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं इसको जो है ना वो जितना मैं कवर कर सकता हूँ मैं करवाऊँगा। इसकी आप सबको स्लाइड्स भी अवेलेबल हो जाएंगी जो आपको चाहिए होंगी। उसके अलावा एज ए कंसल्टेंसी जब भी आपको हेल्प की ज़रूरत पड़े, डोंट हेजिटेट टू रीच आउट, और मुझे आप रीच आउट करके यू कैन एक्चुअली गेट, यू कैन आस्क वट एवर यू वांट। इसके अलावा इसमें एक तरीके से बताता है कि हायरिंग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, रिक्रूटमेंट और टैलेंट, मतलब ये एक अच्छे टैलेंट की तलाश। हम एक काम करते हैं ना, हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको 2 सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक साइड पे हम कर देते हैं टैलेंट एक्विजिशन, एक साइड पे हम कर देते हैं रिक्रूटमेंट। अच्छा, आपने जो बोला वो था, इसको थोड़ा सा हमें ब्रेक करना पड़ेगा। हमने कहा लुकिंग फॉर टैलेंट। Exploring talent of the people चलें हम at इसको the time of hiring. Like we should consider the talent, not only the degree and knowledge. एक्सप्लोरिंग टैलेंट, स्किल्स वर्सेस डिग्री इसको हम कह देते हैं। Yes. आपने कहा जी इसका ये एक टैलेंट हंटिंग, टैलेंट की तलाश। हायरिंग एंड ऑनबोर्डिंग। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये दोनों टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको हम एक दूसरे की एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में देख नहीं सकते। ये दोनों जो हैं ये बेसिकली एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे होते हैं, और दोनों ही आज के दौर में ये दोनों ही एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल है। दे आर नॉट कंप्लीट। ठीक है, रिक्रूटमेंट टैलेंट एक्विजिशन रिक्रूटमेंट के बगैर मुकम्मल नहीं है, रिक्रूटमेंट टैलेंट एक्विजिशन के बगैर मुकम्मल नहीं है। डिफरेंस कहाँ पे शुरू होता है? अब हम यहाँ पे बेसिकली अगर हम रिक्रूटमेंट के स्टेप्स लिखना शुरू करें, रिक्रूटमेंट के अगर हम स्टेप्स यहाँ पे लिखना शुरू करें तो आपके ख्याल में क्या क्या स्टेप्स होंगे यहाँ पे? First, the publicity or putting ad in the newspaper, receiving CVs and then shortlisting as per need. ओके, एक मिनट, आप इसको कह रही हैं पब्लिसिटी। Yes, first I think the publicity of. अच्छा जी, पब्लिसिटी, उसके बाद The receiving of CVs,
अच्छा जी। सीवी कलेक्शन, shortlisting, शॉर्ट लिस्टिंग, interviews, demos, इंटरव्यूज, डेमोज, and final interviews for the selected one or the अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये बेसिकली सारे के सारे जो हैं ये रिक्रूटमेंट के स्टेप्स हैं, ये टैलेंट एक्विजिशन के स्टेप्स नहीं हैं। यहाँ पे अब मेरा रोल स्टार्ट होता है। टैलेंट एक्विजिशन जो है वो बेसिकली रिक्रूटमेंट की स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजाइजिंग। ठीक है, टैलेंट एक्विजिशन जो है वो रिक्रूटमेंट की स्ट्रेटजी है। टैलेंट एक्विजिशन के जो बेसिक स्टेप्स हैं उसमें आ जाता है गैप एनालिसिस, कि आपने देखना है कि जो आपकी जो करंट स्ट्रेंथ है उसके अंदर गैप कहाँ कहाँ पे है। सबसे पहले आपका आ जाएगा गैप एनालिसिस। गैप एनालिसिस के बाद आपका आ जाएगा उसका गैप एनालिसिस के बाद जो अगला स्टेप है, आई एम सॉरी आई हैव माई नोट्स ऑन माई मोबाइल सो प्लीज़ डोंट माइंड दैट। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हायरिंग प्लानिंग। ठीक है, फिर अगला लफ्ज़ बड़ा मज़े का है, इसका मैं एक छोटा सा हिंट देता हूं कि वो लफ्ज़ ऑलरेडी बोर्ड के ऊपर लिखा भी हुआ है। कौन गैस करेगा? कौन गैस करेगा? इस बोर्ड के ऊपर वो लफ्ज़ ऑलरेडी लिखा भी हुआ है। नो, ये लफ्ज़ है प्लानिंग। यहां वाला लफ्ज़ जो है कौन बोलेगा? hiring plan, Strategic plan. नो, यू आर क्लोज। publicity, नो, Interviews planning. रिक्रूटमेंट प्लानिंग। जैसे मैंने अभी आपको स्टार्ट में कहा था कि ये दोनों एक दूसरे के लाजिम व मलजूम हैं, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के मुखालिफ नहीं हैं। वो ये है रिक्रूटमेंट प्लानिंग। ठीक है, उसके बाद आ जाती है एम्प्लॉयर ब्रांडिंग। ठीक है, फिर है टैलेंट असेसमेंट। फिर है टैलेंट एनालिटिक्स। फिर है ऑनबोर्डिंग। एंड द लास्ट वन इज सक्सेशन प्लानिंग। हम अब ये करते हैं, इन सारे वर्ड्स को जो है ना वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटेजी जो है ना, टैलेंट एक्विजिशन इज बेसिकली द ओवरऑल स्ट्रेटेजी फॉर द होल कंपनी, जिसमें सबसे पहले आ जाता है कि आप अपना गैप एनालिसिस करेंगे। एक पर्टिकुलर नीड को आपको डेफिनेटली डे टू डे रिक्रूटमेंट की ज़रूरत कब फील आती है? रिक्रूटमेंट की ज़रूरत हमेशा उस सूरत में आती है जब आप ये फील करते हैं कि कुछ पर्टिकुलर टास्क में आपकी टीम लैग कर रही है, डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं आ रही है। जब वो डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं आ रही होती तो डेफिनेटली कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी डाउन जा रही होती है एंड यू नीड टू ऐड सम रिसोर्सेज। अब सर्टेन केसेस में वो रिसोर्सेज मशीनरी की सूरत में भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चूँकि हम बात कर रहे हैं मैन पावर की, तो वहाँ पे हम गैप एनालिसिस कर रहे होंगे। गैप एनालिसिस का आइडिया ये होता है कि हमें बेसिकली किस स्किल सेट का रिसोर्स चाहिए है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे क्रॉस फंक्शनल टीम्स भी होती हैं। बाज़ जगहों पे जो टीम स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। तो हमें गैप एनालिसिस करना है कि हमें किस स्किल सेट का रिसोर्स चाहिए है, किस पर्टिकुलर का। जैसे अभी आपसे मैंने पूछा था पाइथागोरस थ्योरम के बारे में,
मैंने अपने मैट्रिक में पढ़ा था, मुझे अभी तक याद है। ओके, तो गैप एनालिसिस से हमें ये पता चलेगा कि हमें किस स्किल सेट का, कौन सी एबिलिटीज़ का, जो ये आपने कहा था, किस एजुकेशनल बैकग्राउंड का हमें रिसोर्स चाहिए होगा। ठीक है, एंड यस, बाज़ औक़ात जो है हमें थोड़ा सा ये जो स्टेप आएगा स्किल्स वर्सेस डिग्री, ये हम रिक्रूटमेंट के अंदर आएंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हायरिंग की प्लानिंग। हायरिंग की प्लानिंग में ये चीज़ आ जाती है कि हमने कितनी जल्दी एक रिसोर्स को हायर करना है। डेफिनेटली जितना टाइम वो गैप में गुजरेगा, जितना टाइम वो एक सिंक होल या गैप है, वो पैसे फनल होते रहेंगे उसके अंदर, वो गैप उसके अंदर रहेगा ही रहेगा, और अल्टीमेटली प्रॉब्लम यही होगी कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी डाउन यही जाएगी। तो उसके लिए एक हायरिंग प्लानिंग होती है जिसमें हम डेडलाइन सेट करते हैं। जब हमें स्किल्स वगैरह का आइडिया हो गया तो हम डेडलाइन सेट करते हैं कि हमने इस डेट तक ये रिसोर्स इस टीम में देना ही देना है। एक इसमें डेडलाइन सेट वगैरह होती हैं। फिर उसके बाद आप देख रहे होते हैं कि आपने हायरिंग कहाँ कहाँ से करनी है, कौन कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना है। आपने प्रिंट मीडिया पे जाना है, सोशल मीडिया में जाना है, जॉब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उस चीज़ को पोस्ट करना है, रेफरेंस कॉलिंग करनी है। इसमें एक और बड़ा मज़े का एस्पेक्ट है, हम जो लोग जो टैलेंट एक्विजिशन की बात करते हैं ना, तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक ये कर रहे होते हैं कि वी आर ऑलवेज लुकिंग आउटसाइड आवर कंपनी। इस चीज़ को तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हम बहुत अक्सर औकात ना भाई, कई दफ़ा एट टाइम्स हम लोग कंपनी के बाहर देख रहे होते हैं, जबकि हमें जो है कई दफ़ा अगर अपना थोड़ा सा इंटरनली अपनी वर्कफोर्स को, अपनी लेबर को, और जितनी भी अपना जो है उसको एनालाइज करें, तो हमें उस गैप के लिए इंटरनली लोग मिल जाते हैं। And this is preferred one. दिस शुड बी द प्रेफर्ड वन। I believe in कि we should promote people in the organization, और उस नीचे वाली सीट पे हमें बाहर से बंदा लेना चाहिए। या एग्जैक्टली, Gradually promote people. ये वो स्ट्रेटजी है, एंड आई टोटली एग्री विद यू। ये वो मैडम स्ट्रेटजी है जिससे आपके फ्रेश टैलेंट को मार्केट में निकलने का मौका मिलता है। ठीक है, वो एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है ना कि वो कहते हैं कि अगर आपकी टीम 6 महीने से परफॉर्म कर रही है तो यू डोंट नीड टू हायर अ मैनेजर। प्रोमोट करें, उस टीम में से किसी को प्रोमोट करके नीचे वाली सीट पे बंदा लेके आए, बिकॉज दे हैव प्रूवन देमसेल्व्स एज अ सक्सेसफुल टीम, और उसकी जगह पे जो है वो वहाँ पे उस टीम को एक्सपेंशन की तरफ लेके जाएं। ठीक है, उस टीम में बेसिकली वो टीम ट्रस्टवर्दी है, डिपेंडेबल है, उस टीम में ओनरशिप है, उस टीम में मैनेजमेंट है, उस टीम में वो जो है लीडरशिप है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं तो एक टीम सक्सेसफुल होती है ना। तो दैट इज़ द टाइम फॉर प्रमोशन रादर देन हायरिंग समवन फ्रॉम द आउटसाइड। ठीक है, तो हायरिंग प्लानिंग आपकी होगी, एक्सटर्नल करनी है, इंटरनल करनी है। एक्सटर्नल करनी है तो हमें कब तक उसको हायर करना है, पीछे हमें पता चल गया स्किल सेट कौन सा चाहिए। अगले स्टेप में हमें पता चल गया कि हमने कौन कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, इंटरनल हायरिंग करनी है, एक्सटर्नल करनी है, एक्सटर्नल के लिए प्लेटफॉर्म्स कौन से यूज़ करने हैं। उसके बाद अगला स्टेप आ जाएगा, उसके बाद ये होगा कि हमारी डेडलाइन क्या है, किस डेडलाइन तक हमने रिसोर्स तलाश करना है, सोर्सिंग कहाँ से करनी है, ये सारी चीज़ें हैं। द नेक्स्ट स्टेप, रिक्रूटमेंट प्लानिंग। अब हम आ जाते हैं रिक्रूटमेंट प्लानिंग की तरफ। I think I should use राइट।
रिक्रूटमेंट प्लानिंग में जो है, रिक्रूटमेंट के बेसिक जो स्टेप्स हैं वो है सोर्सिंग, स्क्रीनिंग, इंटरव्यूज, टैलेंट असेसमेंट, सिलेक्शन एंड हायरिंग। क्योंकि ये बेसिकली वही है जो आपने लिखवाए थे ऑलरेडी, ठीक है। सोर्सिंग, स्क्रीनिंग, सोर्सिंग बेसिकली हमने सोर्सिंग का जो स्टेप था वो हायरिंग प्लानिंग के अंदर हमने ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है कि हमने सीवी सोर्स कहाँ से करने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई ऑफिस बॉयज़ वगैरह हायर करने हैं या पियॉन्स वगैरह हायर करने हैं या लेट्स से सपोर्ट स्टाफ हायर करना है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है प्रिंट मीडिया और OLX पे। यू कैन पोस्ट जॉब्स ऑन OLX पे जॉब्स वगैरह पोस्ट करेंगे तो आपको सपोर्ट स्टाफ वगैरह मिल जाएंगे। तीसरी, इस काम की रिक्रूटमेंट एजेंसीज भी आपको मिल जाती हैं जो आपको उस लेवल का स्टाफ जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी आ जाती है द वेरी नेक्स्ट स्टेप इज स्क्रीनिंग, कि आपने उस की स्क्रीनिंग कैसे करनी है। स्क्रीनिंग जो है बेसिकली इसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप होता है कि आप उसका CV रिव्यू कर रहे होते हैं। जो CV या कोई भी जो आपका रेज्यूमे आपके पास आता है, तो आपने ऑलरेडी गैप एनालिसिस के अंदर एक जॉब डिस्क्रिप्शन बनाई होती है कि ये पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन का, ये स्किल्स का, ये डिग्री का हमें रिसोर्स चाहिए। अब आप अपने उस जॉब डिस्क्रिप्शन का और उस CV को आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं। गेट दी आइडिया? उस ओवरलैपिंग के दौरान आप देखते हैं आपने एक उसके दौरान उसमें आपने अपना एक थ्रेशहोल्ड बनाया होता है कि ये CV और ये मेरा जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, लेट्स से अगर ये 70% आपस में ओवरलैप करते हैं, यानी कि 70% कॉमन सेट मिल जाता है, सेट कॉमन मिल जाता है दोनों पेजेस के अंदर, तो फिर हम इसको एक इनिशियल स्क्रीनिंग कॉल करके देखेंगे। उस स्क्रीनिंग कॉल के लिए ऑलरेडी आपने जो है ना 3 या 4 क्वेश्चंस अपने रिक्रूटर को डिफाइन करके दिए होते हैं कि तुमने ये 3-4 सवालों के जवाब लेने हैं, उससे ये जवाब अगर इस रेंज के दरमियान हो तो इट्स बेटर, ठीक है। तो इसको ऑनबोर्ड कर लेना, ठीक है। गेट दी आइडिया? ठीक है। तो इनिशियल स्क्रीनिंग के अंदर जो है वो जो स्टेप होता है, सबसे पहले आपने देखना होता है रिज्यूमे है, रिज्यूमे ओवरलैप कर रहा है आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ, रिज्यूमे ओवरलैप कर रहा है या नहीं कर रहा। ओवरलैप कर गया, फिर आप उसको एक कॉल करते हैं। कॉल करने से रेलिवेंट जो है ना, जैसे मैंने अब आप लोगों से पूछा था, रेलिवेंट 3-4 क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर तो उन क्वेश्चंस के आंसर सेटिस्फैक्ट्री होते हैं, देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, इंटरव्यूज़ के तरफ आप मूव कर जाते हैं। उसके बाद आपके जो है ना वो फर्स्ट टेक्निकल इंटरव्यू होता है, सेकंड इंटरव्यू होता है, और वो इंटरव्यू के अंदर जो है वो इंटरव्यूज़ के ब्रेकअप अच्छा खासा लंबा है। इंटरव्यू के अंदर आपकी पर्सनालिटी असेसमेंट भी बीच में चल रही होती है, फिर वर्क अंडर प्रेशर भी देखना होता है, फिर आपने नॉलेज असेसमेंट भी साथ में करनी होती है, फिर आपने साथ में देखना होता है कि रेलिवेंट फील्ड की कितनी इंफॉर्मेशन आपके पास है। ये सारी चीज़ें जो है ये वो आपने साथ में देखनी होती हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो साथ साथ चल रही होती है इंटरव्यूज़ के अंदर। उसके बाद आ जाता है आपका टैलेंट असेसमेंट। अब टैलेंट असेसमेंट के अंदर जो है डेफिनेटली अगर फिट इज़ अ टेक्निकल साइड, अगर मैथमेटिक्स का काम होगा तो आप उनको कोई भी वो दे सकते हैं कि ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाएं। डेरिवेशन या इंटीग्रेशन वगैरह का जो है वो क्वेश्चन दिया जा सकता है उनको, या मे बी देयर इज़ पॉसिबल कि आप लेट्स से आप फिज़िक्स क्या है तो फिज़िक्स का कोई भी प्रॉब्लम आप उनको दे सकते हैं। आप इंग्लिश का टीचर अगर हायर कर रहे हैं तो इंग्लिश का टीचर हायर करने के लिए यू कैन जस्ट आस्क देम टू राइट अ लेटर, या एक एडहॉक बेसिस के ऊपर एक लेटर्स तो खैर ख़त्म हो गए, अब तो ईमेल्स का दौर है, तो आप एडहॉक बेसिस के ऊपर एक उनको वो दे सकते हैं, सिचुएशन दे सकते हैं कि इस सिचुएशन के लिए एक ईमेल लिख के दें जिसमें हम अपने ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं। वो दैट कैन बी टू अ पर्सन और दैट कैन बी फॉर मैसेज, वो जेनेरिक भी हो सकती है। तो टैलेंट असेसमेंट के जो है ना उसमें आप जो है जो आजकल चल रहा है पर्सनालिटी असेसमेंट का टेस्ट भी कर सकते हैं। इसमें ये बेसिकली देयर आर मल्टीपल वेज टू जज। अगर आप IT साइड के ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ पे स्किल्स और कोडिंग वगैरह का होता है। इसी तरह, और नन दिस इज एप्लीकेबल अक्रॉस द बोर्ड। अगर आप में से कोई लेट्स से उस इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है और आप एक टेलर मास्टर हायर कर रहे हैं, तो आप उसको चीज़ें देके कह सकते हैं यार ये ज़रा सी के तो दिखाओ ये किस तरह का है,
ठीक है, डिज़ाइनर्स का, क्रिएटिविटी का। तो टैलेंट असेसमेंट के लिए जो टेस्ट वगैरह जो होते हैं वो सारा का सारा जो है वो कस्टमाइज होता है। देन कम्स द सिलेक्शन। अब आपके पास इंटरव्यूज़ भी हो गए, मल्टीपल लोगों के ओपिनियंस भी हो गए। नॉर्मली पैनल इंटरव्यूज़ जो हैं वो प्रेफर किए जाने चाहिए। सिंगल वन ऑन वन इंटरव्यूज़ में जो है ना बाज़ औक़ात एक होती है बायस, कॉन्शियस बायस। किसको आइडिया है कॉन्शियस बायस का? एनीवन? कॉन्शियस बायस क्या होती है? नहीं। लिटरल मीनिंग तो यही है कि जैसे आप किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है और कॉन्शियसली उसके साथ बायस हो रही है। सम पीपल दे इग्नोर इट। अच्छा, सब कॉन्शियस बायसनेस क्या होती है? कौन बता सकता है? नो आइडिया। सब कॉन्शियस बायस ये होती है, मे बी जस्ट एज एन एग्जाम्पल, मैं अभी कमरे में आया, मैंने एक परफ्यूम लगाया हुआ था और आप में से कोई ऐसा था जिसको खुशबू से एलर्जी थी, ठीक है, उसको एक या दो दफ़ा स्नीजिंग हुई। अब डेफिनेटली ही डज वांट टू लाइक मी, या वो मेरी बातें सुनना चाहता है, या मेरी पर्सनालिटी से वो इम्प्रेस तो है, लेकिन मेरी उस तेज़ चॉइस ऑफ फ्रेगनेंस की वजह से वो ऑटोमेटिकली मुझसे ड्रिफ्ट अपार्ट कर जाएगा, मुझसे दूर निकल जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड सबकॉन्शियस। कि यार मैं इसके करीब जाऊंगा ना तो मुझे छींकें आनी शुरू हो जानी है, मेरी तबीयत ख़राब हो जानी है, या मेरे नेज़ल्स ब्लॉक हो जाने हैं। दिस इज़ कॉल्ड अ सबकॉन्शियस बायस। तो हम वो फिर ये होगा कि नेक्स्ट टाइम भी किसी भी मौके पे कहीं पे भी जाके अगर हम मिलना चाहते भी होंगे ना तो वो हम मिलेंगे नहीं, एक दूसरे से ड्रिफ्ट अपार्ट कर देंगे। दिस इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल, दैट कैन बी एनीथिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि आप में से कोई गया था, किसी को आई तो नहीं थी, बिकॉज आई एम नॉट वेयरिंग एनी कलोन राइट नाउ, ठीक है। और ये दिस एक्चुअली हैपेंड विद मी। अच्छा, मज़े की बात ये, दिस एक्चुअली हैपेंड विद मी, और वो दिन था जिस दिन मैंने फिर अपने जो है ना कलोन्स, परफ्यूम्स, मैंने अपना जो था ना वो ड्रॉप कर दिए एंड बैक टू द देसी टैल्कम पाउडर। ठीक हो गया। तो इसमें इस चीज़ को भी हमने देखना होता है सिलेक्शन करते वक्त। एक हमने बायसनेस, तो पैनल इंटरव्यूज़ के अंदर अगर कहीं पे आपको बायसनेस नज़र भी आ जाएगी ना, किसी एक कैंडिडेट के लिए किसी एक पर्सन की बायसनेस नज़र तो आ सकेगी, लेकिन ज़्यादातर लोग जो होंगे ना वो फेयर लेवल के ऊपर इस चीज़ को जज कर रहे होंगे। इसलिए कहते हैं कि पैनल इंटरव्यूज़ जो है ना वो ज़्यादा होगा। फिर 2 से 3 लोग अगर पैनल इंटरव्यूज़ के अंदर बैठे होंगे, आइडियली जो पैनल इंटरव्यू होता है वो 2 से 4 लोग होते हैं, 2 से 4 इंटरव्यूअर्स होते हैं, और उसका बेनिफिट आपको ये मिलता है कि यू कैन एक्चुअली जज द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर, बिकॉज प्रेशर तो किसी भी वक्त आ सकता है, आ भी जाता है, सारा कुछ हो जाता है। तो दैट्स द आइडिया। सिलेक्शन होगी, सिलेक्शन के बाद हायरिंग होगी, ठीक है, कि आपने बंदा सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने उसको हायर करना है। यहाँ पे हमारी जो टिपिकल रिक्रूटमेंट में एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है यार, मुझे सॉरी, आई एम गेटिंग अ कॉल फ्रॉम फास्ट। एक जो बहुत बड़ी मिस्टेक, बड़ी मेजर मिस्टेक होती है, वो ये करते हैं कि यार मुझे ये साहब पसंद आ गए, हमने इनको हायर कर लेना है, हमने इनको कर लेना है, बाकी सारे के सारे कैंडिडेट्स ड्रॉप हो गए। अच्छा, मज़े की बात ये है कि सलमान साहब जब जॉब अप्लाई करने के लिए निकलते हैं ना तो वो किसी एक जगह पे नहीं रुकते। जब उन्होंने वेबसाइट के ऊपर जॉब अप्लाई करने की वेबसाइट ओपन करनी है ना तो एक जॉब नहीं अप्लाई करनी, कम से कम 10-12 क्लिक्स तो उन्होंने करने ही करने हैं। तो हम अगर 10 या 12 कैंडिडेट्स देख रहे हैं ना तो सलमान साहब, आई एम सॉरी, एक्चुअली आई नो हिम बिफोर, मैं इसलिए बार बार उनका रेफरेंस दे रहा हूँ, प्लीज़ डोंट माइंड दैट। कोई ये सबकॉन्शियस, दिस इज सबकॉन्शियस बायस, ठीक है। तो अब सलमान साहब के इंटरव्यूज़ और जगह पे भी चल रहे हैं, सलमान साहब को हमने फाइनल कर लिया और हमने उनको ऑफ़र थ्रू कर दी। अब क्या हुआ, मार्केट में पता चला किसी और ने इनको मुझसे बढ़ के ऑफ़र थ्रू कर दी। मैं गलती ये कर बैठा था कि मैंने सलमान साहब के अलावा बाकी
जितने कैंडिडेट्स से सबको ड्रॉप कर दिया हुआ है, सलमान को किसी और ने हायर कर लिया और अब मैं अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हायरिंग से करते वक्त जब आप सिलेक्शन कर रहे हैं ना, तो अपने लेवल्स बनाएं। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3। अगर हमें 1 नहीं मिलेगा तो हम 2 की तरफ जा सकते हैं, अगर 2 नहीं मिलता तो हम 3 की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, हम गलती सबसे बड़ी ये करते हैं, 1 सेलेक्ट कर लिया, बाकी जितनी लिस्ट है फारिग कर दी और फिर हम हाथ रख के बैठ जाते हैं। क्योंकि डेफिनेटली जो बंदा यहाँ तक पहुंचा है, वो यहाँ से गुजर के आया है, तो वो यहाँ तक पहुंचा है ना, डेफिनेटली ही हैज़ दैट। अब अगर लेट्स से कि अगर सलमान के 90 मार्क्स थे ऑन अ स्केल ऑफ 100 यहाँ पहुँचते पहुँचते, तो जो नंबर 2 या नंबर 3 है, मे बी हो सकता है वो 85 86 पे हो, जो नंबर 3 है वो 82 या 83 पे हो। स्किल्स, एक चीज़ याद रखें, पर्सनालिटी कभी भी डेवलप नहीं की, पर्सनालिटी डेवलप की जा सकती है, ट्रेड्स डेवलप किए जा सकते हैं, स्किल्स डेवलप किए जा सकते हैं, रिसोर्स को मोल्ड किया जा सकता है, अनलेस एंड अनटिल द आइडिया बिहाइंड इज कि वो बंदा इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, वो मेंबर जो है ना वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। तो आपकी सिलेक्शन है और उसके बाद आपकी हायरिंग है। Any confusion, any questions so far? ज़्यादा बोरिंग हो गया? यूनिक पर्सनैलिटी का क्या होगा? हाँ? तो पर्सनैलिटी करनी है तो यूनिक कैसे होनी चाहिए? यूनिक पर्सनैलिटी का थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करें ताकि आपके बाकी के दोस्त भी समझ सकें इस चीज़ को। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर पर्सनैलिटी पे करना है फोकस, तो यूनिक पर्सनैलिटी कैसे सर्च करेंगे कि यूनिक है क्या है, किस तरह का, किस टाइप का है? उसके लिए पर्सनालिटी टेस्ट अवेलेबल हैं आजकल। हर चीज़ जो है ना, हम अल्हम्दुलिल्लाह द थिंग इज़ कि हमें बहुत ज़्यादा जो है, हम उस दौर में हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक्सेस वगैरह सब बड़ी बेहतरीन है। ठीक है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट अवेलेबल, असेसमेंट टेस्ट ऑनलाइन है। दूसरा, जो पुराना रिक्रूटर होता है ना, उसको एक छोटी सी वाइब आ जाती है एक एक्सपीरियंस के साथ। उसकी एक एग्जांपल अभी आपके सामने है कि उन्होंने कहा जी मैथ स्पेशलिस्ट, उन्होंने कहा मुझे पाइथागोरस थ्योरम आता है। मेरा अगला क्वेश्चन क्या था, मैंने इमीडिएटली पूछा आप भी टीचर हैं? ठीक है, अब मुझे नहीं पता था, आई डिड नॉट नो, मैंने अभी तक जो आप लोगों की साइन अप लिस्ट है मैंने नहीं देखी थी। ठीक है, तो क्या हुआ, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, उन्होंने उनसे पूछा पाइथागोरस थ्योरम, उन्होंने कहा आता है। मैंने कहा और किसको आता है? द ओनली वन हैंड रेज्ड वो वाला था। मैंने कहा जी आप भी टीचर हैं। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप लर्न कर रहे होते हैं विद एक्सपीरियंस। या प्लीज डू। उन्होंने कहा कि हम पर्सनालिटी असेसमेंट से बात कर रहे हैं, तो सर एज पर माय एक्सपीरियंस ना वी शुड सी फ्लेक्सिबिलिटी। हमें ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए जिससे पता चले कि कैंडिडेट जो वो रिजेक्ट तो नहीं है फॉर किसी थिंग, और दूसरा उसमें पॉजिटिविटी होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, यू कैन आस्क सम सिचुएशन एंड यू कैन चेक द लेवल ऑफ सॉल्विंग स्किल। इसकी जो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं जो लोग, और जो पॉजिटिव होते हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक्सेप्टेंस होती है, दे आर गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज। बाकी चीज़ें हमने अपने माहौल, एटमॉस्फेयर और अपनी ट्रेनिंग से भी सिखानी है। थैंक यू फॉर पुटिंग द वर्ड्स इन माई माउथ। हम इसको ऐसे कर लेते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ओनरशिप है, एडेप्टेबिलिटी है, कम्युनिकेशन है। ठीक है, ये सारे बेसिकली वो स्किल्स हैं जो आपको एज अ टीम मेंबर एंड एज अ लीडर काम करने के लिए आपको ज़रूरत होती है। इनके बगैर आपकी सर्वाइवल नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली 5 ट्रेट्स हैं, एडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी कि आई एम फ्लेक्सिबल, कि आप मुझे अगर थोड़ा सा फाइनेंस आता है, मैं HR से हूँ लेकिन मुझे थोड़ा सा फाइनेंस आता है यार, मैं कर देता हूँ, नॉट एन इशू। एडेप्टेबिलिटी कि मैं किसी भी किस्म के एनवायरनमेंट में काम करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ कि रादर देन मुझे ये हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे ये हो गया, फॉरगेट इट। यार ये चेयर है, ये रास्ता थोड़ा सा खुला ज़्यादा है, इधर एक चेयर और लगवा के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, रादर देन हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम, बी अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, अब बाकी के 2 मैं भूल गया हूँ। ओनरशिप को ये कैसे जज कर सकते हैं आप? कह सकते हैं कि काम जो है, जो टीम मेंबर्स जो होते हैं उनको अपने हेड्स को रिमाइंड करवाना चाहिए कि ये काम करना है।
इंस्टेड के हम जो हेड्स हैं वो रिमाइंड करवा रहे हैं। जब हम रिमाइंडर्स देते हैं तो हम फॉलोअर्स क्रिएट कर रहे हैं, हम लोगों को Yeah. हैबिचुअल बना देते हैं कि दे शुड डिपेंड अपॉन द रिमाइंडर्स। अगर हम उन्हें कहें कि आप हमें रिमाइंड करवाएं तो दे आर मोर अलर्ट देन अस। बेसिकली ओनरशिप का जो बैकग्राउंड है ना, इफ़ यू अलाउ मी मैम टू एक्सटेंड, ऑनरशिप का जो बैकग्राउंड है ना वो ये है, वो बेसिकली ट्रस्टवर्दीनेस है, डिपेंडेबिलिटी है। ठीक हो गया। मैंने आपको ये काम कह दिया कि यार आपने कल यहाँ पे लेट्स से एक हाई टी का अरेंज करना है, यू टुक दी पेन, यू टुक दी ओनरशिप, और आपने उसको इतना अच्छा किया, यहाँ पे हर बंदे को हर चीज़ मिल गई, हर चीज़ अवेलेबल हुई, एवरीवन वाज हैप्पी एंड एवरीवन वाज फाइन एंड एवरीथिंग मिल गया, एवरीथिंग वेंट वेल। तो नेक्स्ट टाइम जो है ना, मुझे आपसे बार बार नहीं पूछना पड़ेगा, मेरे जहन में एक इमेज क्रिएट हो गया कि यार ये बंदा डिपेंडेबल है, ट्रस्टवर्दी है। नेक्स्ट टाइम कहीं पे भी और काम होगा तो मैं ये काम इस बंदे को पॉइंट आउट करके कह सकता हूँ। आपने क्या शो किया, यू टुक दी ओनरशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर टास्क एंड यू डिड इट सो वेल कि मुझे अब वो उस चीज़ का लोड मेरे जहन से उतर गया। अब मैंने कहीं पे भी होना है ना, लेट्स से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर बात है, यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, योर गुड नेम अजीम, यार जो है ना बुक कीपिंग एंट्रीज जो है ना अजीम बहुत अच्छी करता है। अजीम ये बुक कीपिंग एंट्रीज, सर आपने कहा सर हो जाएगा, अगले दिन आपने मुझे काम करके दिया, मैंने देखा एक एक रुपया एक एक पैसा टैली है, यार एक्सेलेंट अजीम। नेक्स्ट टाइम मैं अब जो है ना, मैं अब पहली दफ़ा जब मैंने काम दिया, मैं आ रहा हूँ, अजीम बैठा काम कर रहा है, अच्छा क्या कर रहे हो, अच्छा ऐसे कर रहे हो, ठीक है। 2 घंटे बाद मैं फिर आया, हाँ जी अजीम कहाँ तक कर लिया, ठीक जा रहे हो, ठीक जा रहे हो। अगले दिन जब आपने एक दफ़ा मुकम्मल करके मुझे दे दिया ना, तो मुझे पता चल गया कि यार अजीम ये काम कर सकता है, और वो इस चीज़ की पेन लेके, इसमें आपकी अटेंशन टू डिटेल भी होती है, इसमें आपका फोकस भी होता है, इसमें आप जो है वो सारी चीज़ों को जो है अच्छी तरह चेक भी कर रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं। देयर कम्स दी ओनरशिप। आपने अपनी ओनरशिप से मेरा ट्रस्ट विन कर लिया, एंड लिटरली वंस आप अपने जो एम्प्लॉयर का जब ट्रस्ट गेन कर लेते हैं ना, तो फिर उसके बाद आपकी फ़्लाइट जो है ना वो नहीं रुकती। तो लेकिन जिनको हम ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं ना वही धोखा देते हैं। ये तो अब डिपेंड कर रहा होता है ना कि उस वक्त आपने नेचर क्या असेस की है, क्योंकि ओनरशिप की ऑपोजिट जो है वो सबसे बड़ी, डिपेंडेबिलिटी की सबसे बड़ी जो आप कह लें कि एनिमी कह लें, दैट इज़ माइक्रो मैनेजमेंट। माइक्रो मैनेजमेंट उसके टोटली ऑपोजिट है, ठीक है। और माइक्रो मैनेजमेंट 2 तरह के लोग कर रहे होते हैं। सबसे पहले वो लोग कर रहे होते हैं जिनको ट्रस्ट नहीं होता, या दूसरे वो लोग कर रहे होते हैं जिनको शौक होता है कि मैं हर चीज़ का मुझे पता रहे। तो ये भी सिचुएशन है, हमें इसी चीज़ के, इन चीज़ों का जो है ना बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है एट ऑल स्टेजेस। तो उसके बाद सिलेक्शन हो गया, हायरिंग हो गई, ये आपका रिक्रूटमेंट प्लानिंग कंप्लीट जो है ना वो रिक्रूटमेंट प्लानिंग होगी। उसके बाद आ जाती है आपकी एम्प्लॉयर ब्रांडिंग। एम्प्लॉयर ब्रांडिंग का बेसिक आइडिया ये होता है कि लोगों को जब आप लेके जाते हैं, जब आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं ना कि आओ मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आओ, तो उनको पता हो कि हम जा कहाँ पे रहे हैं, एक इमेज क्या क्रिएट हुआ है, इन्वायरमेंट किस तरह का है, कल्चर किस तरह का है, लोग इंटरनली और एक्सटर्नली आपकी कंपनी के बारे में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या माइंडसेट रखते हैं, क्या मेंटालिटी रखते हैं। ठीक हो गया। तो एम्प्लॉयर ब्रांडिंग आपकी जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। फिर टैलेंट असेसमेंट के ऊपर मेरा ख्याल है हमने काफ़ी गुफ्तगू कर ली है। अगर आप में से किसी के कोई इस बारे में क्वेश्चंस हैं तो हम कर सकते हैं। अच्छा, दिस इज़ बेसिकली समथिंग अ बिट न्यू, टैलेंट एनालिटिक्स। मेरे पास बोर्ड पे जगह थोड़ी सी कम हो गई है। ये रहा। आप में से किसी ने मल्टी फ्लेवर्ड केक खाया? एक केक ऐसा होता है जिसमें 2, 3, 4 फ्लेवर्स होते हैं मुख्तलिफ। ठीक हो गया। बेसिकली टैलेंट एनालिटिक्स का आइडिया भी यही है। सॉरी, मेरा सर्कल भी कुछ उसी तरह का ही है। ये बन गया, ठीक है।
टैलेंट एनालिटिक्स में जो है ना बेसिकली आपने यू हैव टू गेट अ राइट मिक्स ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। हो गया। पावर पफ गर्ल्स किसी ने कार्टून देखे हुए हैं? देखे हुए हैं? किसी को याद है? ठीक है। अब पावर पफ गर्ल्स में वो गर्ल्स बना रहा होता है और क्या कर रहा होता है, कुछ चीज़ें अच्छी डाल रहा होता है, इधर से वो स्टार्स जा रहे होते हैं, रेनबो जा रही होती है, और एंड पे आके वो गलती से वो एक केमिकल एक्स डाल देता है जिसकी वजह से वो सुपर पावर्स के साथ पैदा होती है। ठीक हो गया। तो टैलेंट एनालिटिक्स जो है बेसिकली आइडिया ये होता है कि आपकी जो इंटरनल और एक्सटर्नल जितने भी वो कैंडिडेट्स हैं उसमें से कौन सा ऐसा है जिसका स्किल सेट नज़दीक तरीन है, किसको हम मोल्ड करके या ट्रेन करके उस पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर ला सकते हैं। ठीक हो गया? कौन समझा? हायरिंग के वक्त हमें ये आइडिया हो गया कि इस बंदे में जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके करीब करीब टैलेंट भी है और स्किल्स भी। हाँ, वो तो आपकी स्क्रीनिंग में और असेसमेंट में निकल आया। ठीक है, आगे। मतलब उसके करीब करीब उसमें स्किल्स हैं और उसको थोड़ा सा पॉलिश करके हमें जो टैलेंट चाहिए, पार्टिकुलर जो टैलेंट चाहिए, हम उसे पॉलिश करके वहाँ पर ला सकते हैं। एग्जैक्टली, थैंक यू। किस किस को समझ में आया? एनालिटिक्स बेसिकली, टैलेंट एनालिटिक्स का फंक्शन जो आजकल ये फंक्शनलिटी है वो ये है, लेट्स से एक हम जो कि एजुकेशन सेक्टर से लोग ज़्यादा हैं तो सब कॉन्शियस बायस आज मेरा एजुकेशन की तरफ ही है। ठीक है, क्लास 4 या 5 के अगर कोई टीचर होता है ना, नॉर्मली वो एक ऐसी क्लासेस होती हैं जिसमें एक ही टीचर उर्दू भी पढ़ा सकता है, इस्लामियात भी पढ़ा सकता है, लेकिन उर्दू और इस्लामियात और या वो जिसको कहते हैं सोशल स्टडीज़ पढ़ाने वाला जो है ना वो हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसके अगेंस्ट बाज़ औक़ात वो इंग्लिश नहीं पढ़ा सकते बिकॉज उनका सोर्स जो है, उनकी सोर्सिंग सारी की सारी उर्दू के हिसाब से हुई होती है। तो अब जब हम टैलेंट एनालिटिक्स करेंगे ना उनका, तो हम करेंगे कि यार ये मेजर पोर्शन उनका उर्दू का है, ठीक है, ये वाला पोर्शन उनका इस्लामियात का है। ठीक हो गया? आपको नज़र आ रहा है? ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, ये पोर्शन उसका आ जाएगा मे बी अरेबिक का। ठीक हो गया? और ये एक बारीक सी जो लाइन है ये इंग्लिश की होगी, और ये एक बारीक सी लाइन जो है शायद मैथ की हो। जस्टिफाइड और नॉट? ठीक, तो ये चीज़ हमने बेसिकली देखनी है। और ये टैलेंट एनालिटिक्स जो है ना, ये टैलेंट एनालिटिक्स ये खाली एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए नहीं होता है, ये आप अपने इंटरनल एम्प्लॉयज़ के लिए भी रन कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आपने लेट्स से, और यहाँ पे हम जो ये खाली जगह रह जाती है हम उसको यहाँ पे कर देते हैं एडमिन स्किल्स के ऊपर। ठीक है, अब ये एक एनालिटिकल सर्कल हमारे पास आ गया। हमें पता है कि उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो उसकी उर्दू है। ठीक हो गया, लेकिन हम उसको इस्लामियात में भी यूज़ कर लेते हैं, और एज अ सब्सटीट्यूट टीचर समटाइम्स हम उसको अरेबिक में भी ले जाते हैं, लेकिन हम उसके लिए मैथ्स और इंग्लिश के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। एडमिन जो है वो चीज़ें कुछ थोड़ी बहुत देख लेता है। अब अगर हम चाह रहे हैं कि वो किसी तरह हम उसको थोड़ा सा प्रमोट करें, उसको हम सेक्शन हेड के ऊपर लेके आएँ, तो सेक्शन हेड पे लाने का मतलब ये है कि हमें उर्दू के साथ साथ उसकी एडमिन स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसकी परसेंटेज उसकी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, सेक्शन हेड के बाद जो है वो मे बी देयर इज़ अ पॉसिबल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरफ चले जाएं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टैलेंट एनालिटिक्स नेवर रिमेन द सेम। वो वक्त गुजर गया कि वो जो था ना टीचर, जब मेरे टीचर्स जो थे, वो जो स्कूल के टीचर्स थे, वो सर अहमद खोकर थे, इंग्लिश पढ़ाते थे बीकन हाउस में। वो जब से हायर हुए थे वो सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ा रहे थे।
वो ना कभी सेक्शन हेड की तरफ गए, ना वो कभी क्लास टीचर बने, ना उन्होंने कभी क्लास, तो डेफिनेटली अगर उनमें थोड़ी सी एडमिन स्किल है, हम पहले उनको बनाएंगे क्लास टीचर, फिर हम उनको बनाएंगे सेक्शन हेड, फिर हम उनको ले जाएंगे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरफ, फिर देन मे बी हम उनको जो है किसी और डिपार्टमेंट में भी उनको यूटिलाइज कर रहे हो। ठीक है, तो ये बेसिकली दिस इज एन आइडिया ऑफ टैलेंट एनालिटिक्स कि आप एनालाइज करते रहें, उनको ग्रूम करते रहें, अपना जितना आपका टैलेंट आपके हाथ में है, टैलेंट मीन्स आपके जो ह्यूमन वर्कफोर्स है, अपनी वर्कफोर्स को ग्रूम करें और उनको ऊपर लेके आने की कोशिश करें, वहाँ पे उनका एनालिसिस करें, एनालाइज करते हुए उनके लिए टारगेट सेट करें और उसके बाद उनको करें। ठीक है, ऑनबोर्डिंग, फिर उनकी ऑनबोर्डिंग है, उनको कंपनी में वेलकम करें, ओरिएंटेशन दें, उनको रेलेवेंट डिपार्टमेंट के लोगों से मिलवाएं, उसके बाद आपने जो लेटर्स वगैरह बने होते हैं वो सारे के सारे साइन करवाएं, और उसके बाद जो है साथ में वो होता है उनका पर्टिकुलर उनकी सीट है, फिर उसकी रेलेवेंट स्किल्स है, फिर उनके टूल्स एंड यूटेंसिल्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें वो उसके अंदर आ जाती हैं ऑनबोर्डिंग में। और सबसे एंड पे सबसे इम्पॉर्टेंट और मेरा फेवरेट, सक्सेशन प्लानिंग। किसी को आइडिया है सक्सेशन प्लानिंग होता क्या है? एनीबडी? सक्सेशन प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग बेसिकली ये है कि आपने, सॉरी समवन सेड समथिंग, हमें से किसी ने कुछ कहा? नो? ऑलराइट, सक्सेशन प्लानिंग बेसिकली ये होता ये है कि आपने एक पर्टिकुलर गैप आपका था जिसकी वजह से कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो रहा था, उस गैप को फिल करने के लिए ये सारे स्टेप्स फॉलो किए, चाहे वो इंटरनल थे, चाहे आपने इंटरनली प्रमोट किया या एक्सटर्नली हायर किया। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब ये है कि गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे, अंडर एनी टर्म्स एंड कंडीशंस the person decides to leave, or maybe due to a mishap, maybe God forbid वो नहीं जाता, एक्सीडेंट हो जाता है और 3 माह के लिए वो बेड रेस्ट पे चला जाता है, तो उसका आपका तो गैप फिर वहीं का वहीं आ गया, आप क्या करेंगे? यहाँ पे दिस इज वेयर सक्सेशन प्लानिंग किक्स इन। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब ये होता है, यहाँ पे आपको पता तो चल गया ये पर्टिकुलर स्किल सेट्स हैं, ये पर्टिकुलर स्किल सेट्स चाहिए। जो आपका क्वेश्चन था स्किल्स वर्सेस डिग्री, आप एक जूनियर उसी टीम में से कोई बच्चा ऐसा देखेंगे जिसके पास चाहे वो डिग्री ना हो, लेकिन अगर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, एडाप्टेबिलिटी है, उसका लर्निंग कर्व अच्छा है, उसका अगर लर्निंग कर्व अच्छा है, आप उसको आहिस्ता आहिस्ता उस एक पर्टिकुलर बंदे के साथ थोड़ा थोड़ा ट्रेन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सक्सेशन प्लानिंग, जिसको कहते हैं उर्दू में हम इसका लफ्ज यूज करते हैं वारिसान। सक्सेशन सर्टिफिकेट भी बनता है, हम उसको बैकअप भी कह सकते हैं। हाँ बैकअप भी कह सकते हैं, यस। तो आपने बैकअप अपना तैयार करना है, और बैकअप तैयार करने के लिए उसमें आपका जो ये टैलेंट एनालिटिक्स का पाई चार्ट है ये सबसे पहले आएगा। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है आपके पास कोई ऐसा बंदा हो जिसका एडमिन का सेक्शन ज़्यादा हो, इस्लामियात का कम हो, तो आप उसको इनसे ज़्यादा जल्दी मूव कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली अगर आप ये मिस्टर ए हैं, ठीक है, अगर आप मिस्टर बी का एडमिन का पॉइंट सेक्शन ज़्यादा है और आप मिस्टर बी को एज एन एडमिन थोड़ा सा ऊपर लेके आते हैं, वो थोड़ा सा जैसे ही ऊपर आते हैं तो साथ ही जो है वो उनको कहीं और से ऑफ़र आती है तो वो निकल जाते हैं। तो आपने ये नहीं करना कि उसके बाद अब दोबारा से हम बैठ जाएंगे, आपने बी के साथ साथ ए की ट्रेनिंग शुरू कर देनी है, ए को स्लोली उस ट्रेनिंग के ऊपर लेके आना है। कैन बी एन असिस्टेंट ऑल्सो, डेट डिपेंड्स एक्चुअली, वो बाज़ का ज़रूरी नहीं है कि वो असिस्टेंट का रोल ही हो, लेकिन आप उसको एटलीस्ट तैयार कर सकते हैं ना। बाज़ का होता है अब एडमिन्स, आप अक्सर स्कूल्स में एडमिन्स जो हैं वो ज़रा यंग होते हैं क्योंकि उन्होंने लेफ़्ट राइट जाना आना भी होता है, लोगों से मिलना मिलाना भी होता है, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली द आइडिया इज़ कि आपने कभी भी खाली हाथ, जैसे यहाँ पे भी मैंने आपको कहा था सिलेक्शन और हायरिंग, मैंने क्या कहा था, ऑलवेज कीप अ बैकअप।
एक कैंडिडेट के ऊपर इत्तेफाक करके नहीं बैठ जाना। इसी तरह यहाँ पे जब आपने ये गैप तो फिल कर लिया, बट दिस डज नॉट एंड हियर। आपको पता चल गया कि जो है आपने लेट्स से आपको जब ये पता चल गया कि इसको मैं जो एक वर्ड यूज़ करता हूँ ना, दैट इज़ कॉल्ड JSP। किसी को आइडिया है व्हाट इज़ JSP? junior success planning. No, it is called job success profile। मैं यूज़ करता हूँ JSP, जॉब सक्सेस प्रोफाइल। एक दफ़ा जब गैप एनालिसिस कंप्लीट कर लेते हैं ना हम, तो हमें पता चल जाता है कि क्या सेट ऑफ स्किल्स चाहिए, क्या डिग्री चाहिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, कितना एक्सपोजर चाहिए, पर्सनालिटी टाइप किस तरह की चाहिए। वो बन जाता है मेरा जॉब सक्सेस प्रोफाइल। नेक्स्ट टाइम अगर मुझे सिमिलर गैप का सामना होता है तो मुझे ज़ीरो से पूरा का पूरा गैप एनालिसिस रन नहीं करना पड़ता। मैं इसी को देखता हूँ, चेक पॉइंट्स होते हैं, चेक कर लिया यार, अच्छा इसमें ये हैं, ये 15 पॉइंट्स हैं, 15 में से इसमें से 4 चेंज है, बाकी 11 वही हैं, डन। 4 चेंज किए, मेरा आगे से साथ ही गैप एनालिसिस कंप्लीट हुआ और हायरिंग प्लानिंग पे चले गए। पहली दफ़ा उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए टाइम तो लगेगा, लेकिन सेकंड टाइम मेरे पास JSP ऑलरेडी मौजूद है, मैं निकाल के उसको यूटिलाइज करूँगा और उसको किक ऑफ कर दूँगा। दैट एक्चुअली सेव्स मी टाइम एंड मनी बोथ। ठीक हो गया? तो मैं एक दफ़ा जब भी कभी गैप एनालिसिस करता हूँ तो गैप एनालिसिस करने के बाद आई इमीडिएटली कन्वर्ट टू अ JSP, मैं जॉब सक्सेस प्रोफाइल बना लेता हूँ। ठीक है? तो सक्सेशन प्लानिंग के लिए आपको इस JSP से भी हेल्प मिल रही होगी। आप उसका एनालाइज करें, सक्सेशन प्लानिंग के लिए उस बंदे का पर्टिकुलर जो टैलेंट एनालिटिक्स है उसको एनालाइज करें, उसका एनालिसिस करें। एनालिसिस करने के बाद देखें कि उस JSP पे वो कितना फॉल करता है और कितना लैग करता है। जितना लैग करता है उसको अगले 6 महीने का या 1 साल का टारगेट दे दे कि 6 महीने के अंदर तुमने अपने अंदर ये स्किल्स पैदा करनी है। जैसे दैट माइट बी स्पोकन इंग्लिश स्किल्स, कॉन्फिडेंस, एक्सेंट रिडक्शन, राइटिंग्स, कि आप जो है कितने इफ़ेक्टिव राइटिंग है आपकी, आप वर्ड्स का सिलेक्शन, सेंटेंस का स्ट्रक्चर वगैरह, ये वो दैट कैन बी एनीथिंग। तो दिस इज JSP जो है ये चीज़ें आपको जो है, दिस इज़ बेसिकली सो रिक्रूटमेंट और टैलेंट एक्विजिशन को अगर हम एक इंडिविजुअल के तौर पे देखें तो बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के मलजूम हैं, सॉरी लाजिम मलजूम हैं। ठीक है? टैलेंट एक्विजिशन और रिक्रूटमेंट बेसिकली टैलेंट एक्विजिशन का ही एक स्टेप है। टैलेंट एक्विजिशन जो है वो स्ट्रेटिजिकली देखा जाता है, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ उसको लेके जो है वो चला जाता है, वेयरएज रिक्रूटमेंट जो है वो उसी का एक स्टेप है। आज से पहले जो था, कुछ अर्सा पहले तक रिक्रूटमेंट की जाती थी, मैसिव हायरिंग्स होती थी, इंटरव्यूज़ पे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, ये नहीं पसंद वो नहीं पसंद, लेकिन सिंस द कॉन्सेप्ट ऑफ टैलेंट एक्विजिशन चीज़ें ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, जिसकी वजह से टाइम सेविंग होती है, जिसकी वजह से जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो आसान हो जाता है। एनी क्वेश्चंस? एक मिनट, आप लोग इसको डिस्कस कीजिए, मैं करता हूँ। स्टेटस जी जी। सर मेरा क्वेश्चन जो है ना वो बेसिकली टैलेंट डिस्कवरी के ऊपर है कि हमने बहुत से ट्रेनर से सुना कि हाउ टू डिस्कवर योर टैलेंट, कुछ एक्सरसाइज हैं जिससे वो पता चलता है कि आपको अल्लाह ताला ने किस काम के लिए पैदा किया है। अब मान लेते हैं मैंने अपने टैलेंट को डिस्कवर कर लिया है, मुझे ये पता चल गया कि मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, मैं अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकता हूँ इफेक्टिवली। अब मैं अपने इस टैलेंट को किस तरह यूटिलाइज करके इससे जो है मैं सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे जैसा नौजवान जिसको फैमिली की तरफ से भी प्रेशर है, सोसाइटी की तरफ से भी प्रेशर है कि अब आपने जो है इनकम क्रिएट करनी है, और जितने भी दुनिया के नाम वाले ट्रेनर हैं या स्पीकर हैं वो कहते हैं कि आप वो करें जो आपको अच्छा लगता है।
अब मुझे बोलना अच्छा लगता है, ये मुझे लगता है ये मेरा टैलेंट है। मेरा क्वेश्चन आपसे सिंपल ये है कि मैं अपने इस टैलेंट को किस तरह यूटिलाइज करके इससे सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकता हूँ। चलें, मुझे 2 मिनट दीजिए, हम इसकी तरफ वापस आते हैं, बिकॉज दिस इज़ समथिंग अ लिटिल ऑफ टॉपिक। ठीक है, एवरीवन एग्रीज कि ये चीज़ थोड़ी सी ऑफ टॉपिक है, थोड़ी सी नहीं, ये अच्छी खासी ऑफ टॉपिक है। ये है बेसिकली सेल्फ एक्सप्लोरेशन। एनीवन एल्स रेलेवेंट टू दिस टॉपिक? इसका जवाब मैं आपको दे के भेजूंगा। सर आपने ये बात की कि अगर एम्प्लॉय जाता है तो उसे अगर ऑफर दी जाती है बेस्ट की, तो क्या वो जो लीडर है उसे रख लेना चाहिए? अगर वो उसका क्या जवाब होना चाहिए एम्प्लॉय का, और लीडर के हेड का क्या जवाब होना चाहिए कि हम आपको रखेंगे नहीं रखेंगे? और एम्प्लॉय अगर हेड पूछता है कि अगर आपको ऑफर मिलती है आप चले जाएंगे, तो उस बारे में हम क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें हैं 2 एस्पेक्ट्स, हम इसको 2 एस्पेक्ट से देख सकते हैं। एक एस्पेक्ट है कैंडिडेट एंड का, आप एक कैंडिडेट एंड का है, एक आपका है हेड एंड का। अब कैंडिडेट को हम ये नहीं देख रहे कि वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है, कि इंटरनली हम किसी को ऊपर ला रहे हैं या एक्सटर्नल है, वो बात की एक डिस्कशन है। 2 हैं। कैंडिडेट के लिए सबसे ज़रूरी ये चीज़ ये है कि आजकल के दौर में सिर्फ मनी मैटर नहीं है, ठीक है, कि मुझे यहाँ से सिर्फ सैलरी ज़्यादा मिल रही है। पीस ऑफ माइंड, वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है, फिर उसके बाद जो है अमेनिटीज़ में जो है वो साथ में एडिशनल बेनिफिट्स, कंपनसेशन, ग्रूमिंग, ग्रोथ, ठीक है, करियर स्टेबिलिटी, कंपनी का एनवायरनमेंट, ये बेतहाशा ऐसे फैक्टर्स हैं। ये लिस्ट हम जितनी लंबी करते जाएंगे ना, ये होती जाएगी। तो जब भी कोई कैंडिडेट है ना, उसके लिए खाली एक पैसों के लिए डिसीजन इज़ नॉट द डिसीजन ओनली, उसके लिए ये सारी की सारी चीज़ों को कंसिडर करना है, ठीक है। फिर डेफिनेटली मे भी हो सकता है उसको पैसे बहुत अच्छे मिल रहे हो, कंपनी उसको एकोमोडेशन भी दे रही है, लेकिन वो घर में अकेला वो घर का जो है ना सोल, पूरी की पूरी फैमिली उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो यहाँ लाहौर से सरगोदा मूव ही नहीं कर सकता। सारा कुछ मिल रहा है उसको रिहाइश भी मिल रही है, खाना भी मिल रहा है, उसको ट्रांसपोर्ट भी मिल रही है, महीने के बाद 2 छुट्टियां भी मिल रही हैं, सैलरी भी यहाँ से अच्छी मिल रही है, लेकिन जब उसके माँ बाप के पास पीछे कोई भी नहीं है तो उसका डिसीजन क्या होगा? ठीक हो गया। अब आ जाते हैं एक एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव की तरफ, ठीक है। आई थिंक दिस जो कैंडिडेट साइड है आपके क्वेश्चन की वो कवर कर रही है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एम्प्लॉयर साइड की तरफ। एम्प्लॉयर ने अब ये चीज़ देखनी है कि अगर मैंने इस बंदे को रिटेन करना है नहीं करना, उसकी लॉयल्टी कैसी है, ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है, डिपेंडेबल है कि नहीं है, उसका स्किल सेट किस लेवल का है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर वो इंटरनल कैंडिडेट है तो उसको मेरी कंपनी के साथ काम करते हुए कितना अरसा हो गया और अभी तक कितने इंसिडेंट्स उसके रिपोर्ट हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आगे ये सारी फिर जो है वो जो है उसका वह कंपनी के साथ उसका लॉयल्टी का लेवल क्या है, फिर उसके बाद जो है, और ये बहुत सारी है। अगर एक्सटर्नल कैंडिडेट है तो कौन सा ऐसा यूनिक स्किल सेट है कि मैं उसको इतनी सैलरी दे दूं। फिर उसके अलावा इंटरनली अब कैंडिडेट से हट के, यार मैं इस बंदे को अगर इतनी सैलरी दे दूंगा तो इससे मिलते जुलते मेरे पास ये 5 लोग हैं, ये ख़राब तो नहीं हो जाएंगे। मैं कितनी भी कॉन्फिडेंशियल रखूँ, मैं एज एन एम्प्लॉयर कितनी भी कॉन्फिडेंशियल रखूँ, सैलरीज लीक हो जाती हैं। लोग एक दूसरे को बता देते हैं मुझे इतनी मिल रही है, मुझे इतनी मिल रही है। तो मैंने ये भी देखना है कि मेरे बाकी लोग जो है 25-25 हज़ार रुपये काम कर रहे हैं, इसको मैं अगर 40 हज़ार रुपये लेके आऊँगा तो वो मेरे बाकी के 5 लोग जो हैं वो मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएंगे। Sir, I have a question for this thing. Yep. In my organization, when I recommend for someone's highest salary, और सेम यही पर्सपेक्टिव आता है हमें हेड ऑफिस से कि आप बाकी लोगों को कैसे सेटिस्फाई करेंगे, बट आई बिलीव इन कि वी हैव टू सेट सम बेंचमार्क्स। हम एक सैलरी अच्छी सेट करें और हम बाकी लोगों को भी उस गैप को फिल करके उनको परफॉर्मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से मोटिवेट करके उस सैलरी पे ले जा सकते हैं। अदरवाइज तो हम कभी अपनी सैलरीज को इंक्रीज कर ही नहीं सकते। हम सिर्फ ये सोचते रहें कि उनकी सैलरीज कम है और हम नए बंदे की हायरिंग ज़्यादा सैलरी पे ना करें। इससे मुझे लगता है कि स्टॉप लग सकता है हमारी कंपनी में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ
और सैलरी की इंक्रीज के बारे लेकिन मैम उसमें एक जो चैलेंज आपको आता है ना सबसे बड़ा, वो ये है, एंड दिस इज़ नॉट फॉर द एजुकेशन सेक्टर ओनली, ये हर सेक्टर में ऐसे ही है कि आप नॉर्मली जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वो एक मार्केट एवरेज के ऊपर होते हैं। जितने एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वो एक मार्केट एवरेज के ऊपर होते हैं। अब आपने अगर इनको ऑन बोर्ड करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो लेट्स से आप अपने किसी एक टीचर को 40,000 पे कर रहे हैं ना, तो वो भी ही इज़ ऑल्सो गेटिंग समवेयर अराउंड 38 और 39 ही गेट कर रहे होंगे अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन अगर आपने उनको पुल करना है ना, तो आपको उनको 45 की अट्रैक्शन देनी पड़ेगी, बिकॉज ये आपकी नीड है। ठीक है, तो इन चीज़ों को जो है ना, थोड़ा सा हमें मिक्स एंड मैच बाज़ औक़ात करना पड़ रहा होता है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो एक चीज़ सबसे ज़रूरी है ना, वो है इंटरनल जो रिक्रूटमेंट है ना, इंटरनल कैंडिडेसी, इंटरनल रिक्रूटमेंट जो है ना, वो इंतहाई ज़रूरी है। में उसको रेज नहीं अच्छी मिलती, हाँ? एक्सटर्नल को अच्छी सैलरी मिल जाती है, इंटरनल को नहीं मिलती। फिर ये अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कंसिडर करना चाहिए ना, क्योंकि फिर होता ये है कि उसको जैसे ही प्रमोशन मिलना है, उसके साथ ही सबसे पहले जाके ऑनलाइन बना गूगल जॉब टीचर सब्जेक्ट मैथ, वो शुरू हो जाना है। ठीक है, रिटेंशन का जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है ना, जो रिटेंशन के इश्यूज हैं, इसी वजह से हैं। अब एम्प्लॉयर का जो एक मेंटालिटी होती है, वो यही होती है कि यार मैंने इसको ज़्यादा पैसे दिए, इसने ख़राब हो जाना है, इसने चौड़ा हो जाना है। ठीक है, अब वो अगर नहीं देते ना, लेट्स से वो 45 पे आ रहा था, आपने इंटरनली किसी को 42 दे के कर लिया ना, उसने जैसे ही 42 दे, उसको थोड़ी सी भी कहीं से भी हवा मिल गई ना कि वो फाइनल हुआ था, वो 45 पे आ रहा था, मुझे इन्होंने 42 दिया, उसने उस 3,000 के पीछे उसी वक्त शुरू हो जाना, जॉब अप्लाई करनी शुरू कर देनी है, उसने इंटरव्यूज़ देने शुरू कर देने हैं, उसने उसी वक्त जो है ना हंटिंग शुरू कर देनी है, उसने मार्केट में निकल जाना है। और मैक्सिमम 3 से 4 महीने वो उसके स्टे होगा, उससे ज़्यादा वो स्टे भी नहीं कर रहा होगा फिर। तो ये चीज़ ऑर्गेनाइजेशंस को प्लान करनी चाहिए कि हम अगर लेट्स से 45 आ रहा है, तो हम उसको एटलीस्ट चलो 45 नहीं 44 तक तो लेके जाएं। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एनीवन। ठीक है, ये नंबर्स जो है ना, ये सिर्फ एग्जांपल हैं, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा पर्टिकुलरली। तो ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन को अपने अपनी हायरिंग प्लानिंग के अंदर जिस वक्त वो सैलरी स्लैब डिसाइड कर रहे होते हैं ना, ये उस वक्त देखना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है, जब आप उन नंबर्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना, जैसे ही आप नंबर्स कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो आपकी कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे भी आपको मजबूरन कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा होता है। जब यहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, तो आपकी सिलेक्शन, आपकी हायरिंग और ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, वो फारिग हो जाएंगी। आपका जो ये वाला चार्ट है ना, ये बेकार हो जाएगा। जी जी प्लीज़। सर, ये एक्सटर्नल हायरिंग के लिए कोई इफेक्टिव प्लेटफॉर्म बता सकते हैं आप, कैसे किस टूल के जरिए मैम इसके लिए बेतहाशा टूल्स हैं, बेतहाशा प्रोसेसेस हैं। हम जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने ऑफिस बॉयज़ और पियोन्स वगैरह हायर करने हैं, तो दैट्स फॉर OLX। अगर आपने एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरीज वगैरह की तरफ जाना है, तो वो इंडीड है। अगर आप जाना चाहते हैं लेट्स से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हायर करने हैं, तो उसके लिए लिंक्डइन है और रोज़ी है। और लेट्स से अगर आप अकाउंट्स वगैरह की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप जो कॉलेजेस हैं उनके एलुमनाई ब्रोशर्स लें उनसे, जैसे पहले कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस है, ICM में है, इनसे इनके जो एलुमनाई है उनके कॉन्टैक्ट्स लें, उनको रीच आउट करें। ठीक है, मुख्तलिफ मल्टीपल्स। अब आपने अगर फ्रेश ग्रेड्स की तरफ जाना है, तो आप कॉलेजेस में जाएं, उनके अपने जो करियर प्लेसमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली ये सारा का सारा जो है ना, हायरिंग प्लानिंग में आता है कि आपने किस पर्टिकुलर पोजीशन को फिल करना है। ठीक है, बाज़ औक़ात जो है, अगर आपने पर्सनल हेल्प की बात करते हैं, जैसे घर पे मेड वगैरह की सर्विसेज लेनी है, तो उसके लिए रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। हर काम एक्चुअली हर इस पोजीशन के लिए रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं, सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट गिलगित बल्तिस्तान में अभी रिसेंटली हमारे जो प्रिंसिपल है,
वो बाहर पढ़ने के लिए जाने वाला है, तो वहाँ हमें एक प्रिंसिपल चाहिए, लेकिन पेरीमेडिकल से कोई रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ा हुआ, तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है, वहाँ वो मिलती नहीं है। प्रिंसिपल तो मिलते हैं लेकिन वो पेरीमेडिकल वाला मुश्किल होता है, तो मुझे कौन सा प्लेटफॉर्म में जाके ढूंढना चाहिए? आप हॉस्पिटल्स, जी पेरीमेडिकल हॉस्पिटल से। ठीक है, हॉस्पिटल से ही आप उसको जो है आप इंडीड पे उसको एडवर्टाइज कर सकते हैं। यू कैन यूज़ इंडीड, या इंडीड। फिर इन डॉक्टर्स के जो है ना ख़ास तौर पे डॉक्टर्स के अपने प्लेटफॉर्म्स भी हैं, प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल हैं। एनीवन एल्स, एनी अदर क्वेश्चंस? आखिर में ये रिक्रूटमेंट एजेंसीज के थ्रू ये हायरिंग है, ये कितनी कंपनीज के लिए ये फायदेमंद साबित होती है? ये डिपेंड कर रहा होता है ना कि आपने किस मैग्नीट्यूड की रिक्रूटमेंट करनी है। लेट्स से आपकी 6 महीने के बाद एक पोजीशन होती है, तो उसके लिए आपको पूरा एक रिक्रूटर हायर करने की ज़रूरत नहीं है। 6 महीने में एक पोजीशन ओपन हो रही है, तो आप हर महीने रिक्रूटर को लाख रुपया तो नहीं पे करोगे, क्योंकि उसने 6 महीने यानी कि साल में उसने 2 हायरिंग्स की हैं और वो आपने 12 लाख रुपए उसको पे कर दिए, वहाँ पे रिक्रूटमेंट एजेंसी आ जाती है। ठीक है, हाँ, आपकी हर महीने 3-4 पोजीशंस ओपन हो रही हैं, तो देन दैट इज़ एन आइडिया कि आप रिक्रूटर अपना हायर करो, इन हाउस उस बंदे को लेके आएँ और उससे वो रिक्रूटमेंट करवाएं। क्योंकि रिक्रूटमेंट एजेंसी तब करनी पड़ती है ना हायर, जब कंपनी का जो एचआर उससे नहीं हो पा रही, वो सब में वो ये ऑप्शन दे आते हैं कि हाँ रिक्रूटमेंट एजेंसी। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। खाली देखिए, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना एचआर का रोल भी इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, खाली एचआर नहीं है, एचआर के बाद एचआर बिजनेस पार्टनर्स आ गए, उसमें अब ऑपरेशंस अलग हो गया है, उसमें इवेंट्स मैनेजमेंट अलग हो गया है, उसमें रिक्रूटमेंट जो है वो टैलेंट एक्विजिशन अलग हो गई है, उसमें L&D डिपार्टमेंट लर्निंग एंड डेवलपमेंट है वो अलग है। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं वो एचआर के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं। ये टैलेंट एक्विजिशन जो है ये भी एक छोटा सा सेक्शन है, एचआर वाइड है, फिर उसमें कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स हैं, फिर सैलरी स्ट्रक्चरिंग है, फिर उसके बाद जो है 360 डिग्रीज फीडबैक है, फिर एम्प्लॉई असेसमेंट है, बेतहाशा चीज़ें हैं। मोस्टली तो रिक्रूटमेंट एचआर डिपार्टमेंट ही करता है जो उसका जॉब है, लेकिन वो तब उस पे बात है ना जब उनसे हो नहीं पा रही तो फिर अगर उससे हो नहीं ना पा रही तो फिर उसको जो है वो खुद ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उसका अपना गैप एनालिसिस करें। अगर एचआर से रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रही ना, अगर आपके एचआर डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट है तो फिर उसका गैप एनालिसिस करें। समटाइम एचआर एड्स खुद ही कहते हैं कि हमसे नहीं हो पा रही बड़ी कोशिश की, तो अब रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू करवा रहे हैं, क्योंकि ये समटाइम ऐसे वो एक और भी है ना उसमें साथ में बाज़ औक़ात फिर ये भी होता है कि अगर एक सीनियर एचआर आपसे ये बात कर रहा होता है ना, तो दैट मीन्स यू हैव गिवन हिम अ टारगेटेड यूनिकॉर्न। टारगेटेड यूनिकॉर्न का आइडिया है कि क्या होती है? नहीं पता। यूनिकॉर्न का मतलब ये होता है कि एक ऐसा यूनिक स्किल सेट जो किसी और को ना आता हो। जैसे प्लीज़ डोंट माइंड दिस, मैं आपको टारगेट दे देता हूँ, भाई मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जिसको उर्दू आती हो, मैंडरिन आती हो और फ्रेंच आती हो। आप 2 महीने के बाद मुझे कहेंगे सर रिक्रूटमेंट एजेंसी प्लीज़ मेरे बस से बाहर है। तो ऐसा यूनिक स्किल सेट वाला बंदा जो है दैट इज़ अ यूनिकॉर्न, नीडल इन अ हेस्टैक। यूनिकॉर्न वो मिथिकल है, वो आपने देखा होगा, यूनिकॉर्न जो है वो मिथिकल हॉर्स है, तो वी कॉल यूनिकॉर्न है, या वो इस तरह करके जो है ना वो बड़ी मुश्किल से मिलता है या ना मिलने के बराबर है। एनी अदर क्वेश्चंस? सर जो स्किल्स होती हैं कुछ नेचुरली तौर पर होती हैं, कुछ आर्टिफिशियल होती हैं, तो आर्टिफिशियल स्किल्स कितनी इम्पैक्टफुल है? बेटा पहली चीज़ तो ये है, आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं होता। ठीक है, जब आप एक चीज़ सीख लेते हैं ना तो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी एंड एवरीथिंग। मैं उसकी आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। मैं लाहौर से हूँ, जनरेशन्स लाहौर से हूँ, ठीक है, और मुझे बड़ी मेहनत लगी कि मैंने ओ की काढ़े हैं इस एक्सेंट को, इस रे को ड्रॉप करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। ठीक है, अब जब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया तो यू नाउ गेट दी आइडिया मिला। तो स्किल कभी भी बेटा आर्टिफिशियल होती नहीं है। जब आप एक चीज़ सीख लेते हो ना तो वो आपका हाथ जो है ना शुरू से उनका इंटरेस्ट होता है उसमें।
वो स्किल नहीं है, वो इंटरेस्ट इज समथिंग डिफरेंट। फिर उसके बाद आपका टैलेंट है, फिर अब टैलेंट के बाद उसको जो है वो प्रोफेशन है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो उसके साथ साथ हैं। हाँ, अब आप अपना क्वेश्चन रीफ्रेज करो। जो स्किल होती है सर, नेचुरली और आर्टिफिशियली, फिर वही अच्छा, नेचुरल और लर्नड, जी, इनमें कौन ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है? जैसे रिक्वायरमेंट के लिए गए हैं, आखिर 2 कैंडिडेट गए हैं, इस एक भाई learning के एक लिए जेन में रखें, स्किल कोई भी है ना, इम्पैक्ट आपका अपना होता है। ठीक है यार, इम्पैक्ट आपका अपना है ना। तकरीबन 1.25 घंटा 1.5 घंटा मुझे बोलते हुए हो गया, ठीक है, डे निकला मेरा नहीं निकला? एनीवन, किसी ने नोटिस किया निकला एक दफ़ा भी? ठीक है ठीक है, तो यही है बेसिक आइडिया, ये है कि आप अपनी उस स्किल को कितना प्रैक्टिस करते हो। मैंने एक दफ़ा स्किल सीख ली, मैं बाइक का इंजन खोलना सीख लूँगा, बंद करना भी सीख लूँगा, मैं जब उसको प्रैक्टिस नहीं करूँगा वो मेरे हाथ से निकल जाएगा। अब मेरे सीवी में तो लिखा हुआ है कि इसको मैंने मैं 1 to 5 का इंजन खोल भी लेता हूँ, फिट भी कर लेता हूँ, और जब सामने आके बैठूंगा, जब तक 4-5 दफ़ा गलतियाँ नहीं करूँगा प्रैक्टिस में नहीं आएगा। तब तक प्रैक्टिस में नहीं आएगा। ठीक है, तो स्किल सीख लेना इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, उसको प्रैक्टिस करते रहना, उसको रन थ्रू रखना, और एक चीज़ ध्यान में रखें कि आप जब एक दफ़ा सीख लेते हैं ना, आप उसको रन थ्रू लेते हैं, उसके बाद वो फिर आगे चलता रहता है। माइकल फेल्प्स, किसको पता है? सेवन या 8 टाइम्स ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट स्विमर था माइकल फेल्प्स। ठीक है, उससे किसी रिपोर्टर ने ये चीज़ पूछी कि अब जब उसने 7वां गोल्ड मेडल जीता तो उसने कहा कि जी अब आप वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, अब तो आपके लिए जो है हर चीज़ इजी होगी, अब तो आप सुकून करते होंगे। कहते ये जितना जो ये था ना 500 मीटर का एक डिस्टेंस था, इस 500 मीटर को इस तरह करने के लिए आप वो नहीं देख रहे जो मैंने पीछे कितनी मेहनत की है उसके लिए। इट इज वेल सेड ना, जो आपकी कामयाबी के पीछे जो एफर्ट है वो कोई नहीं जानता। वो कोई नहीं जानता। कोई कामयाबी देखता है। ठीक है, मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ, मेरे पीछे क्या गुजर के आया हुआ, यू डोंट हैव एन आइडिया। मैं किस किस चीज़ से गुजर के आके खड़ा हूँ, नोबडी नोज दैट। कासिम अली शाह साहब कहते हैं कि यू नीड 100 आवर्स टू बी मास्टर इन एनी स्किल। यप, आपको इतनी 100 आवर्स की प्रैक्टिस करनी है तो यू विल बी मास्टर। और मज़े की बात यह है कि उस 100 आवर्स के बाद अगर आप उसकी प्रैक्टिसिंग बंद कर देते हैं ना, तो 1 हफ्ते के बाद यू विल नीड अनदर 100 आवर्स टू मास्टर दैट स्किल। कंटिन्यूटी ऑफ फ्लो को मेंटेन रखना चाहिए। तो स्किल बच्चे आर्टिफिशियल तो होती नहीं है। वंस यू एक्वायर इट, कीप प्रैक्टिसिंग एंड इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। और जब आप ये पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती है ना, तो देन नथिंग स्टॉप्स यू। वंस इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू, इट बिकम्स यू। एनीवन एल्स? वो भाई साहब चले गए, अब उनके सवाल की बारी आ रही थी। इनका सवाल हमने सुन लिया था, जवाब बता। हाँ। उनके सवाल का जवाब जो है ना, आज से तकरीबन कोई 80 साल पहले अल्लामा इकबाल दे चुके हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ठीक है, तो मास्टरिंग दैट पर्टिकुलर आर्ट, दैट पर्टिकुलर स्किल, अपने आप को उस जगह के ऊपर लेके जाएं कि वो आपके सामने मद्दे मुकाबिल खड़ा ही कोई ना हो सके। ठीक है, अब नाउ कन्वर्टिंग दैट इनटू अ फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी बेनिफिट दैट नीड्स अ केयरफुल एनालिसिस ऑफ द मार्केट। मैं रिडंडेंट चीज़ है, लेकिन बेसिकली अपना ये करते रहना चाहिए। आप में से किसी को आइडिया है व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। आप में से किसी ने अपना स्वॉट एनालिसिस आज तक किया? किसी ने आज तक अपना स्वॉट एनालिसिस किया? चलो बाकियों से पूछना दें। अब हम अब आपके सवाल की तरफ हैं। ठीक है,
सबसे मज़े की चीज़ ये है, मेरी स्ट्रेंथ्स वो हैं दैट आई डू बेस्ट, ठीक हो गया। वीकनेसेस वो हैं जो मेरी नज़र आती हैं, खामियां नहीं हैं, दीज आर नॉट खामियां। अच्छा, बड़ा मज़े का वर्ड है, देयर इज़ अ डिफरेंस। खामियां और कमज़ोरियां दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, ये जहन में रखें, ठीक है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं बड़ी जल्दी फोकस लूज़ कर जाता हूँ, ये मेरी कमज़ोरी है, खामी नहीं है। मैं नाखून तोड़ता हूँ दांतों से, ये खामी है। देयर इज़ अ डिफरेंस इन बोथ। तो वीकनेसेस जो हैं ये आपकी कमज़ोरियाँ हैं। और सबसे मज़े की चीज़ पता है क्या है, कि आप जैसे ही अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करते हैं ना, तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। क्योंकि पहले आपकी जो स्ट्रेंथ्स होती हैं वो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ के अगेंस्ट ही चल रही होती हैं। जैसे ही आप अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करते हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ का गेट ओपन हो जाता है। लेकिन जैसे ही अपॉर्चुनिटीज़ का गेट ओपन होता है, थ्रेट्स आपके लिए बढ़ने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हम बेसिकली इस माशरे का हिस्सा हैं जहाँ एक दूसरे के कंधे के ऊपर पाँव रख के चढ़ने की आदत है। अंग्रेज़ या गोरा जो है वो कामयाब आज इसीलिए है कि वो दूसरे का हाथ पकड़ के साथ चलाता है, दूसरे का हाथ पकड़ के साथ चलाता है। तो बच्चे, आपका जो है, कौन जवाब देगा इनको? आप में से कौन जवाब देगा इनके सवाल का कि पर्सनल क्वालिटी, आपको जिस चीज़ का शौक है उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, आपको अपॉर्चुनिटीज़ खुद ब खुद मिलनी शुरू हो जाएंगी। सर आपने बहुत अच्छी अभी शेर भी सुना था। हाँ, इकबाल का शेर है। आपके सवाल का जवाब था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ठीक है, आपके सवाल का जवाब बेसिकली ये है। वो 3 इडियट्स, वो बाबा रणछोड़ दास चांचर, बच्चा काबिल बनो, कामयाबी झक मारते हुए तुम्हारे पीछे आएगी। और ये याद रखें, कहीं पे भी हो ना, कामयाबी आपको ढूंढ लेगी। काबिल बन जाए। बी द मोस्ट यूनिक यू, बी द मोस्ट यूनिक यू। Don't be a Bill Gates, don't be a Steve Jobs, don't be an Imran Khan, don't be a Nawaz Sharif. Be the most unique you. Don't be Qasim Ali Shah, don't be Kaisar Abbas, don't be any motivation speaker, don't try to be Salim Ghori. Be the most unique you. जो आप है वही बेस्ट। Uniquest you. देखें, being a Muslim, हमारा बिलीफ ये है, every single person is born unique from the womb of their mother. तो फिर आप किसी जैसा बनने की बात क्यों करते हैं? यही चीज़ अपने बच्चों में डालें, अपनी आने वाली जनरेशन्स को ये चीज़ सिखाएं। वो जो एक होता है ना हमारे बचपन में, उसके मार्क्स देखो, उसके मार्क्स देखो, उसके मार्क्स देखो, ड्रॉप इट। बी द यूनिक यू। आइडेंटिफाई करें कि आपके पास कहाँ पे आप यूनिक हैं। आप जितने यूनिक होंगे उतनी आपकी स्ट्रेंथ होगी, जितनी आपकी स्ट्रेंथ होगी उतनी आपकी अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होंगी। इसको आज यहाँ पे क्लोज करें। इसी सवाल में एक सवाल पूछता हूँ कि हम अपनी स्किल्स को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि अगर एक बंदा है वो लिखना चाहता है और बोलना चाहता है, तो क्या वो प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का इस्तेमाल, आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का ट्रेंड है और पावरफुल है आजकल का जो सोर्स क्रिएट, क्या जो ये स्पीकर है बनना चाहते हैं, इन्हें बोलना आता है, या इन्हें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए, या क्या करना चाहिए कि अलग अलग स्कूल में, कॉलेजेस में जाकर बोलेगा ताकि इसे अपना टैलेंट आगे बढ़ाया जाए? और कोई राइटर है इसके बारे में क्या? यार मुख्तलिफ चीज़ें हैं ना। देखो, अब खाली बोल लेना एक फ़न नहीं है, ठीक है। स्टेइंग रेलेवेंट टू द टॉपिक, इंफॉर्मेशन शेयर करना, नॉलेज शेयर करना, उस चीज़ को उस तरह से यूटिलाइज़ करना, उसके बाद आप प्लेटफॉर्म की तरफ जाएं। फिर प्लेटफॉर्म की बेसिस के ऊपर आपकी रीच कितनी है, फॉलोअरशिप कितनी है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है?
आज की जो अगली आने वाली जनरेशन है ना, दो चीज़ें हैं उसके लिए, एक फेम और एक मनी। जी ठीक है, मज़े की बात यह है कि हमारी जैसी जो जनरेशन है, जो मेरी जनरेशन है या जो मेरा सर्कल है, वो दैट इज़ अबाउट गिविंग। ठीक है, दैट इज़ अबाउट गिविंग। ठीक है, थोड़ा सा अपने फोकस को, अपने माइंडसेट को चेंज करें। यार रिस्क के जो मामलात हैं ना, वो मालिक ने लिख दिए हुए हैं। ठीक है, आपके नसीब में जो अगर एक चावल का दाना है ना, तो आपकी प्लेट में पड़ा भी होगा, आप दूसरा नहीं खा सकते। चाहे 1000 पड़े होंगे, आपके नसीब में वो एक है, वो एक ही रहेगा। ठीक हो गया? तो रादर देन दैट कि करो मेहरबानी तो महले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। ठीक है, तो अपनी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, आप भी कहीं ना कहीं पहुंच Can जाएंगे। I suggest something? या श्योर, प्लीज डू। You need to be a good reader first. आप बुक्स पढ़ें, आपकी रीडिंग की हैबिट होगी, you will be having information, it will give you impressive point of view to read. और then you should record your audios और वो सुना करें, उसके बाद आप उसको अपलोड करें, अपना चैनल बनाएं। मैं चैनल भी बनाया है, पिछले 1.5 साल से चैनल पे काम कर रहा हूँ। वो कामयाबी इतनी जल्दी नहीं मिलती। 150 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। वेरी गुड। लेकिन रीडिंग किया करें आप जरूर, डॉक्यूमेंट्रीज देखा करें। सर, अपनी वीकनेस नजर नहीं आती, अपनी सक्सेस सब कुछ देखते हैं। सेल्फ असेसमेंट। ज़िंदगी में बचे, फिर इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक अपना ऑनेस्ट स्वॉट एनालिसिस किया ही नहीं है। ज़िंदगी में जितना मर्जी झूठ बोलो, जिससे मर्जी झूठ बोलो, सिर्फ एक इंसान से झूठ नहीं बोलना, शीशे से, आईने के सामने खड़े होकर कभी झूठ ना बोलना। आप जिस दिन ये करोगे ना, आप एक ऐसी गहरी खाई में गिरोगे कि आपका निकलना मुश्किल हो जाना है। मैं ये आपको हकीकत बता रहा हूँ। अगर आपको अपनी वीकनेस नज़र नहीं ना आती, तो आपने अभी तक अपना स्वॉट एनालिसिस ऑनेस्टली किया। यार वो तो हमारा एज अ मुआशरा जो है ना, एज अ सोसाइटी, दैट इज़ आवर प्रॉब्लम। या इसके लिए सर कासिम अली शाह ने हमें एक वो ट्रिक बताया था कि अपना करीब दोस्तों से, रिश्तेदारों से, फैमिली वालों से अपना कमजोरी के बारे में वो लेगा उनसे ना, कि फ्रेंडली और बता दे कि मेरी क्या वीकनेस नजर आती है, तो वो लोग आपको अच्छी तरह ज़्यादा किसी को पता होगा। असल में ना हम लोग हैं पैसिव एग्रेसिव। पैसिव एग्रेसिव का मतलब ये होता है, मैं आपने ये कहा, कुछ सोचे बगैर पहले नहीं, मेरा ये मतलब तो नहीं था। ठीक है, हम लोग हैं पैसिव एग्रेसिव। हम उसी वक्त जो है ना डिफेंसिव मोड पे चले जाते हैं, और उस डिफेंस मोड से हम कब अटैक मोड के ऊपर आते हैं हमें पता नहीं चलता, और हमारे ताल्लुकात का सत्यानाश हो जाता है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग इसमें बिलीव करते हैं, बहुत सारे नहीं भी करते। आई एम एन एरीज बाय बर्थ। एरीज एक फायर साइन है। फायर साइन के लोग हमेशा पैशनेट होते हैं, एग्रेसिव होते हैं। फायर साइन के जितने लोग होते हैं ना, क्योंकि 4 है ना, फायर, अर्थ, वाटर और सन, नहीं तीसरा अर्थ, फायर, वाटर और चौथा मेरे जहन से निकल गया। तो फायर के जितने लोग हैं ना, वो हमेशा एग्रेसिव होते हैं। तो हम किस वक्त इस चीज़ों को, हम अपना मोड चेंज कर रहे होते हैं, हमें बाज़ औक़ात पता ही नहीं चल रहा होता। वो ये सारी चीज़ें, तो रादर देन, अब अगली बात मैडम की बात पे बिल्ड करते हुए, रीडिंग के बाद जब तक आप अपनी लिसनिंग स्किल बेहतर नहीं करेंगे, तब तक आप अपने आप को असेस ही नहीं कर सकेंगे कि मेरी वीकनेस क्या है। एनीवन एल्स? हमें अपनी वीकनेस को ही अपनी स्ट्रेंथ बनाना चाहिए। या मैं वही देखें ना, आपके पास स्ट्रेंथ्स हैं तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करेंगे, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़नी शुरू हो जाएंगी। आप इम्प्रूव ही अपनी मिस्टेक से या जैसे आपने कहा, जब आपकी जो है अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी तो आपके थ्रेट्स भी डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। या तो उस थ्रेट को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? बी द बेस्ट यू, बी द बेस्ट यू, बस इतनी सी बात है। कासिम अली शाह साहब ने कहा है ना कि जैसे जैसे आपके मुखालिफिन बढ़ते जाएं, समझ जाएं कि आप कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं।
उन्होंने कहा इसके लिए हमें अपनी यूनिक आइडेंटिटी डेवलप करने की जरूरत है। आइडेंटिटी, वो डिस्कशन लंबी है। मेरे ख्याल में इसको हम यहाँ पे आज क्लोज करते हैं, क्योंकि मैं भी रोज़े से हूँ और अब मेरा मुंह खुश्क होने लग गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, इसकी स्लाइड्स आप में से जिसको चाहिए होंगे मुझे बता दीजिएगा, या उनको मैनेजमेंट को बता दीजिएगा आपको स्लाइड में। हम एक ग्रुप बना के भेजते हैं, हम सबको चाहिए। आप लोग ग्रुप बना लें या कोऑर्डिनेट कर लीजिए, फाउंडेशन से कोऑर्डिनेट कर लीजिए, आपको मिल जाएंगी, आज शाम को मिल जाएंगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन उसमें ये जो मैंने सारी बातें कही हैं ये नहीं लिखी होंगी, उसमें मैक्सिमम आपको जो है ना ये लिस्ट मिलेगी, वो लिस्ट मिलेगी, एंड थोड़ा सा पाई चार्ट। हाँ हाँ, तो बस वो स्लाइड्स के अंदर यही है। कुछ टेक अवे मिला आज के सेशन से? बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। सर्टिफिकेट्स हैं आई थिंक आप सबके लिए, और एक ग्रुप फ़ोटो है, लेट्स गो फॉर दैट। थैंक यू सो मच।